हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम संसद के आगे के डिटेल्स पढ़ेंगे। हमने शपथ, कोरम और गणपूर्ति कंप्लीट कर लिया था। कोरम के बारे में देखें। कोरम का अर्थ होता है वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना संसद में कार्रवाई संभव नहीं हो सकती, बैठक नहीं हो सकती, बैठक की वैधानिकता प्राप्त नहीं हो सकती। क्या कहलाती है? कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। और ये संख्या कितनी होती है? टोटल का 1/10 होती है। संसद में हम भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पर दो प्रकार की है, पहली हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। इसमें कार्य संचालन की भाषा दोनों ही है। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि यदि अध्यक्ष महोदय चाहें तो किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थानीय लैंग्वेज में बात करने का, बात रखने का परमिशन मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? स्थानीय लैंग्वेज में बोलने वाले व्यक्ति की द्वारा परमिशन मांगे जाने पर सभा अध्यक्ष के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो लैंग्वेज कितनी हो गई? 3 प्रकार की लैंग्वेज हो गई, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में बात हो सकती है। मंत्रियों, महान्यायवादियों के अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जानते हैं कि मंत्री चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही जगह जा सकते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि मंत्रियों और महान्यायवादियों को एक प्रकार से रिबेट मिली हुई है। महान्यायवादी और मंत्री दोनों सदनों में जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों की बैठकों में भाग लेंगे। इसमें आगे देखें, लोकसभा से कोई मंत्री है तो राज्यसभा में भाग लेगा, राज्यसभा से कोई मंत्री है तो लोकसभा में भाग लेगा। चाहे महान्यायवादी हो, इनको ये परमिशन दी गई है कि ये संबंधित अपने जिससे सांसद है वहां तो रहेंगे, दूसरे वाले सदन में जाकर वहां भी मीटिंग में भाग ले सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा से यदि कोई मंत्री है, मेंबर है सरकार में, तो उसका नेतृत्व राज्यसभा में तो इजीली मिल जाता है, लेकिन लोकसभा में सवालों के जवाब उससे नहीं हो सकते। ऐसे में लोकसभा की बैठक में भी उन्हें उपस्थित होना पड़ता है और यह अधिकार उन्हें दिया गया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बहुत सारे गणमान्य मंत्री जब 370 का विधेयक पास करवा रहे थे, कानून पास करवा रहे थे, तो पहले राज्यसभा में उपस्थित हुए, फिर लोकसभा में उपस्थित हुए। तो दोनों ही जगह मंत्रियों का प्रतिनिधित्व रहता है। सवाल क्या है? इसमें शर्त क्या है? पहली शर्त तो यह कि आर्टिकल 88 में इसका उल्लेख है कि मंत्री और महान्यायवादियों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन मतदान करते समय इनकी कंडीशन बदल जाती है। इनके तो मतदान का अधिकार है ही नहीं। मंत्री जिस सदन से सांसद होंगे, चाहे लोकसभा के सांसद हैं तो लोकसभा में भाग लेंगे, राज्यसभा के सांसद हैं तो राज्यसभा में भाग लेंगे। यानी कि जिस सदन के सदस्य हैं उसी सदन में उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा, दूसरे सदन में नहीं। अब इसमें एक निर्णायक मत की भूमिका भी होती है। निर्णायक मत, कई बार क्या होता है, पक्ष और विपक्ष क्या हो जाता है? बराबर बराबर हो जाता है। ऐसे में अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष क्या करता है? इसमें भाग लेता है और फिर वोटिंग करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय कब भाग लेंगे? जब पक्ष और विपक्ष क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही भाग लेते हैं, अदरवाइज नहीं। हमने क्या पढ़ा? संसद की कार्यशैली या कार्य को संचालन करने के लिए कितनी भाषाएं हैं? 2 भाषाएं हैं, पहली हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। स्थानीय बोलचाल की भाषा भी सांसद अपनी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब अध्यक्ष महोदय की परमिशन मिलेगी।
मंत्री महान्यायवादियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे दोनों सदनों की बैठकों में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसका उल्लेख किसमें है, 88 आर्टिकल में है। लेकिन मतदान का अधिकार संबंधित सदन में ही मिलेगा, दूसरे में नहीं। कई बार हमने देखा है पक्ष और विपक्ष कैसे हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं। ऐसे में अंतिम में जो निर्णय होता है या निर्णायक मत जो होता है वो कौन देता है, अध्यक्ष देता है, जिससे किसी भी पक्ष को जिताया जा सकता है। लेकिन केवल अध्यक्ष जब ही वोट देगा जब निर्णायक मत की स्थिति आ जाए, पक्ष और विपक्ष एक साथ हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें अगला बिंदु है राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के गठन को देखें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है कि भारत में एक राज्यसभा होगी जिसे स्थायी सदन, उच्च सदन व राज्यों का सदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्थायी सदन, उच्च सदन और राज्यों का सदन कहा जाएगा। अब आप यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन का नाम अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, राज्यसभा ही कहेंगे। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा ऑब्वियसली द्वितीय सदन कहलाता है। तो राज्यसभा का हम क्या पढ़ रहे हैं, गठन पढ़ रहे हैं। सवाल आपको देखने को मिलेगा, राज्यसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए। तो अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, राज्यसभा के गठन से संबंधित है। इसे क्या कहा जा सकता है, स्थायी सदन कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता और ये आपातकाल में भी जारी रहता है। इसके जो सदस्य होंगे कैसे चुने जाएंगे वो हम बाद में चर्चा करते हैं। इसे भंग नहीं किया जा सकता, आपातकाल में भी ये जारी रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्थायी सदन कहा गया है। उच्च सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वरिष्ठ नागरिक आते हैं। राज्यों का सदन इसलिए है क्योंकि राज्यों से संबंधित केंद्र यदि कोई कानून बनाए, राज्यों से संबंधित केंद्र क्या बनाए, कोई कानून बनाए तो इसकी परमिशन लेनी होती है। इसीलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम किसने किया है, राज्यसभा ने किया है। इसमें देखें आपको ये आंकड़े बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये सवाल अगर आया तो ये आंकड़े जरूर आपको याद होने चाहिए। सिंगल लाइन का सवाल भी यहां से बनता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें, अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये कितनी है, 250 है। 250 250 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ये है शिक्षा से संबंधित, समाज सेवा, खेल, संगीत, फिल्म, इनसे संबंधित होते हैं। और ये जो मनोनयन वाला सिस्टम है ये आयरलैंड से लिया गया है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्य जो मनोनीत होते हैं ये प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से ये प्रावधान हमने भारत के संविधान में जोड़ा है। अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है, 250 होती है। 12 मनोनीत सदस्य हैं जो किसमें विशेष हों, शिक्षा में हो सकते हैं, संगीत में हो सकते हैं, खेल में हो सकते हैं। आपको याद होगा, मैं एग्जांपल लूं तो सचिन तेंदुलकर और रेखा जो फिल्म अभिनेत्री हैं, जावेद अख्तर जो एक्टर रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, ये तीनों ही नाम राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के नाम हैं। राष्ट्रपति महोदय इनको मनोनीत करते हैं।
अब आपको यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर हो गई। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250, 251 हो ही नहीं सकती, या तो 250 होगी या इससे कम। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और ये मनोनीत कौन होंगे? जो शिक्षा, संगीत, शास्त्र, चिकित्सा यानी कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन इन्होंने किया है। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अब बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान सदस्य संख्या, तो वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो यह है 245। कितनी सदस्य संख्या है? 245। इस 245 में से 4 सदस्य संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में से आते हैं और 229 सदस्य किससे आते हैं? राज्यों से आते हैं। और 12 क्या हो जाते हैं? मनोनीत हो जाते हैं। ऐसे करके टोटल संख्या कितनी हो रही है? 245 हो रही है। 11 और 4 15 और ये हो गया 3 और 1 4। टोटल संख्या 245 इस प्रकार से हो रही है। 12 अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 250। 12 मनोनीत होते हैं जो संगीत, शिक्षा, साहित्य, खेल इनमें भारत का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनका मनोनीत जो करने वाले व्यक्ति हैं वे कौन हैं? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। भारत के राष्ट्रपति जी हैं, इनके द्वारा इनका मनोनयन होता है। वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करें तो 245 सदस्य वर्तमान में हैं, जिसमें से 4 संघ शासित प्रदेश वाले लोग हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 229 राज्यों से चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब आपको सवाल यहां पर ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या लिखें, तो आपको याद होना चाहिए संसद के 2 सदन थे, 1 सदन नहीं था। और इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी जुड़ जाएगी, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत भी हम पढ़ने वाले हैं, वहां 2 लोग मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो सवाल कैसा भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या बताएं तो कितनी आएगी? 12 आएगी। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या बताएं तो कितनी आएगी? 2 आएगी। और अगर ये पूछ लिया जाए संसद में सदस्यों मनोनीत सदस्यों की संख्या तो 14 आएगी। राजस्थान पुलिस में आपसे यही सवाल पूछा गया था कि संसद के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो बहुत सारे लोग 12 पे चले गए, बहुत सारे लोग 2 पे चले गए। लेकिन आपको ये गलती अजमेर बोर्ड अगर पूछता है तो नहीं करनी है कि संसद किनसे बनी हुई है? 2 से, लोकसभा और राज्यसभा, तो सदस्य भी दोनों के जुड़कर ही आएंगे। यदि लोकसभा पूछता है तो अकेला लोकसभा आ जाएगा, 2 सदस्य मनोनीत वहां पर हो रहे हैं। राज्यसभा आए तो 12 सदस्य हो रहे हैं, और संसद यदि पूछ लिया जाए तो कितने हो रहे हैं? 12 और 2 14 सदस्य हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ सवाल क्या क्या बने? राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 इसका प्रावधान करता है कि भारत में क्या होगी? राज्यसभा होगी। इसके अन्य नाम स्थायी सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन, प्रथम सदन कहलाता है। आपातकाल में भंग ये होता ही नहीं। अधिकतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान 250 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। आपको एक बात यहाँ और रह गई, इसका जो चुनाव है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जो आगे हमारे यहाँ भी जाएगा। 12 सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और ये कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा होते हैं। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। वर्तमान की बात करें तो 245 सदस्य वर्तमान में हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से कितने आ रहे हैं? 4। 229 किससे आ रहे हैं? राज्यों से। 12 सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत। टोटल 245 वर्तमान सदस्य संख्या है। राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति को हम देखें या सदस्यों के निर्वाचन को देखें तो
इसमें एक तो पहले गुप्त मतदान पद्धति थी, गुप्त मतदान पद्धति थी, इसकी जगह क्या कर दिया गया है, खुली मतदान पद्धति। अब ये क्या अंतर है दोनों में, ये भी हम देख लेते हैं। गुप्त मतदान पद्धति वह मतदान पद्धति है जिसमें ये पता नहीं लगता कि मतदाता ने किसे वोट दिया गया है या कौन सी पार्टी के व्यक्ति ने किसे वोट दिया गया है। खुली मतदान पद्धति में स्पष्ट पता होता है कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया गया है। कारण क्या है, क्योंकि खुली मतदान पद्धति से स्पष्ट हो जाता है कि दल बदल कहां हो रहा है, कौन से व्यक्ति ने पार्टी के विरुद्ध जाकर काम किया, और भी XYZ जो चीजें हैं, इसे एक प्रकार से परिवर्तन किया गया है। दूसरा इसमें क्या था, स्थानीय चुनाव की जगह कहीं से भी चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी गई है। पहले क्या था कि किसी भी व्यक्ति को स्थानीय होना जरूरी था। राजस्थान से आप राज्यसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका राजस्थान का होना बेहद जरूरी होता था, लेकिन उसकी जगह कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद हो तो वेंकैया नायडू साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। ये कहां से हैं, राजस्थान की विधानसभा से ही चुनकर राज्यसभा सदस्य बने हैं। आपको ये याद होना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो भी भारत सरकार बनते हैं, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति भारत सरकार बनेंगे, वे स्वतः ही राज्यसभा अध्यक्ष भी बनेंगे। क्या बनेंगे, राज्यसभा अध्यक्ष भी बनेंगे। इसे पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं, पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा अध्यक्ष हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव हमारे यहाँ नहीं होता है। राज्यसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है जो सदस्यों में से ही होता है। पदेन अध्यक्ष क्या है, एक पद के साथ दूसरा कर्तव्य फ्री में मिल जाना, एक नाम के साथ दूसरा नाम सीधा जुड़ जाना। जैसे लड़के की शादी हुई तो उसे पद मिला जीजा जी का, साथ में पति भी मिला, साथ में पद क्या मिला, पति भी पद मिला, यानी कि जीजा जी के साथ पति भी उसे पद मिला। तो उपराष्ट्रपति के साथ दूसरा पद कौन सा मिला, राज्यसभा अध्यक्ष का भी मिला। इसे ही पदेन अध्यक्ष भी कहा जाता है। जैसे जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनेगा वह स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी बनेगा, तो ये क्या कहलाता है, पदेन अध्यक्ष कहलाता है। तो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो गुप्त मतदान पद्धति की जगह इसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया है, खुली मतदान पद्धति अपना ली गई है। इसमें वही पद्धति है एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, जिसकी हम चर्चा बहुत डिटेल से कर चुके हैं। स्थानीय चुनाव की बात करें तो पहले लोकल होना जरूरी होता था, लेकिन अब पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव आप लड़ सकते हैं। ये लोकसभा में भी प्रतिबंध नहीं है और राज्यसभा में भी प्रतिबंध नहीं है। पहले राज्यसभा में था, अब वो भी हटा दिया गया है। श्रीमान वेंकैया नायडू जी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये राजस्थान की विधानसभा से राज्यसभा सीट से चुनकर गए हैं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, हमने राहुल गांधी जी की बात की थी, मोदी जी की बात की थी, ये भी अलग अलग जगह से चुनाव लड़कर आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए राहुल गांधी जी स्थानीय यूपी से हैं और मोदी जी स्थानीय गुजरात से हैं, लेकिन मोदी जी ने वाराणसी सीट चुनी, राहुल गांधी ने यूपी और वायनाड केरल चुना। तो अलग अलग जगह से चुनाव लड़े जा सकते हैं।